नमस्ते। एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक जिस पर बात करना हर देशवासी के लिए गर्व की बात है, लेकिन हम में से कोई नहीं चाहता कि उस विषय पर हम बात करें। एक सैनिक का शहीद हो जाना हमारे लिए एक तरफ से गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ से उस गर्व से भी बड़े दुख की बात होती है। और जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी द्वारा किया गया जो काम है, उसके द्वारा या उसके बटालियन या उस व्यक्ति विशेष, उस सैनिक विशेष के द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो आहुति दी जाती है, पूरा देश उस आहुति को सैल्यूट करता है। और जब कोई शहीद होता है तो किस प्रकार से उसकी बटालियन से, उसके गार्जियंस को, उसके अभिभावकों को सूचना प्रेषित की जाती है। हालांकि यह काल्पनिक है, मेरी खुद की रचना है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो सूचना उसके अभिभावकों, उसके पिता तक प्रेषित की जाती है। उसी विषय पर आज एक कविता लेकर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं साहित्य सरगम और मैं हूं अभिनव सरोवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य। देखते हैं कि एक पिता है, एक माँ है, दोनों अपने घर में सोए हैं, पति पत्नी, उनका बेटा फौज में है। और एक काल्पनिक दृश्य है, आप उसे मैं आपको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। देखिएगा कि यही कोई ढलती रात का समय रहा होगा, उसके सिरहाने रखा फोन चीख पड़ा। यही कोई ढलती रात का समय रहा होगा, उसके सिरहाने रखा फोन चीख पड़ा। हेलो हेलो, मैं अमुक यूनिट से बोल रहा हूं। देश की सामने से आवाज आ रही है, हेलो। इधर से पिता ने कहा हेलो, सामने से आवाज आई हेलो, मैं अमुक यूनिट से बोल रहा हूं। देश की हिफाजत में कुर्बान होना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। ये लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। महसूस कीजिएगा इस दर्द को कि ये लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। वतन की आबरू के असली रखवाले यही हैं। मुझे बड़े दुख और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा बहुत वीर था, आखिरी सांस तक लड़ा। आज से आप एक शहीद के पिता कहलाओगे। उधर से क्या आवाज आती है, एक सांस में सामने वाला बोल देता है कि आज से आप एक शहीद के पिता कहलाओगे। हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? इधर से महज एक गहरी सांस सुनाई देती है। धरा स्तब्ध है, हवा मौन है, आसमां भी रो पड़ा। बादल से कुछ बूंद झड़े, बिंदु झड़े और सींच गए घुटनों को। वो बादल क्या थे? उस पिता की आंखें थी। आंखों रूपी बादल से कुछ बिंदु झड़े और सींच गए घुटनों को। जिस हाथ में फोन था, जैसे किसी ने काट दिया या उखाड़ लिया हो कंधे से। गमछा पड़ा था सिरहाने, पर जब हाथ ही नहीं है तो कैसे पहुंच ले आसमां के दोनों बादलों को। अनायास ही आंगन से घड़े और लोटे की आपसी बातें सुनकर उग आए हाथ, क्योंकि वह घर के आंगन में बाहर सो रहा था और अंदर से पत्नी ने मटके से लोटे में पानी डाला। तो वो जो आवाज आई, उस आवाज को सुनते ही अनायास ही आंगन से घड़े और लोटे की आपसी बातें सुनकर उग आए हाथ और नदी की बहती धार को एक ही रगड़ में सुखा डाला। बादलों के नीचे तान दी काली चादर कि कोई बूंद जमीन पर न गिर सके। प्राची से रक्तिम लाली फूटी और जैसे अभी अभी खून से नहाई है। दिन उग रहा है। चाय का कप लेकर जोड़ायत पत्नी मुंह धोलियों के शाश्वत वचन सहित हाजिर हुई और कप बढ़ा दिया। पत्नी अंदर से चाय बनाकर लेकर आती है, कहती है कि मुंह धो लीजिए, और चाय का कप बढ़ा देती है। उसे लगा, पिता को लगा, उसे लगा कप में चाय नहीं, मेरा अपना खून है जो निकाला है किसी ने, मेरा अपना कलेजा फाड़कर। न उगलते बन रहा, न निगलता, निगलते सोचा तू जहर ही ले आती। कांपते हाथ मुंह के पास किए रहा यूं। अंधेरा है अभी भी, मुंह अंधेरे की बात है। कांपते हाथ मुंह के पास किए रहा और नीचे रखने के बहाने कप सींच दिया खाट का पाया। नीचे रखने के बहाने चाय नीचे गिरा दी। इस दरमियान वार्ता जारी रही, एक तरफा एक मौन एक वाचाल, एक वाचाल एक मौन। वार्ता दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच चल रही है। माँ को पता नहीं इस बात का कि बेटा शहीद हो गया है, सीमा पर उसने अपने जान की आहुति दे दी है, तो इसलिए वह वाचाल है। लेकिन पिता
जो सब पूरे वाकये से परिचित था वह मौन है। मैं खेत जाऊं हलों के बाद आज के दूसरे बोल थे। मैं खेत जाऊं आज ये दूसरे बोल थे। उसके पहला बोल था हेलो। रास्ता पैरों के भारीपन के बोझ से तड़प रहा था, पर मौन था, मूक था, परिंदों की जुबां को जैसे लकवा मार गया। मोर अपनी साख से नदारद था। ढाणी वाले काका का कुत्ता भी तो आज लाचार है। दोनों पैरों पर मुंह टिकाए, कान लटकाए, आंख झुकाए बैठा है। गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं, सिर्फ पुतलियों को घुमाकर देख लिया यूं उसने। काका बोले चाय पीसा? तो पिता कहते हैं वापिस आते पीऊंगा। अभी तो हर खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान में जाटी को कहते हैं, समी वृक्ष को, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, कि अभी तो हर खेजड़ी से बात करनी है जिसे छांगा था उसने कभी। और हर उस झाड़ी से, बेर के पेड़ से, हर उस झाड़ी से जो लदी पड़ी है बेरों से, उसे भी तो समाचार देना है। जमी में दबे उस मतीरे को भी तो खबर करनी है। हर खेजड़ी से बात भर भर कर रोया, चारों सीमा घूमा, झोपड़ी में भी गया, पर बोला कुछ नहीं। पता नहीं जानबूझकर या बोला नहीं गया। और फिर खेत के बीच में खड़ा होकर लड़खड़ाती जीभ से भर्राई आवाज में इतना ही वह कह पाया कि झाड़ी के बेरों तुम झड़ जाओ, जमीन की मतीरों तुम सड़ना चाहो तो सड़ जाओ। तुम्हें खाने वाला अब कभी नहीं आएगा। हे खेजड़ियों, तुम्हें गंडासी से छांगने वाला आज खुद किसी की गंडासी से छांग दिया गया। खेत के बीच में खड़ा होकर वह लड़खड़ाती जीभ और भर्राई आवाज से बस इतना ही कह पाया कि झाड़ी के बेरों तुम झड़ जाओ, जमी के मतीरों तुम सड़ जाओ, अब तुम्हें खाने वाला कभी नहीं आएगा। हे खेजड़ियों, तुम्हें गंडासी से छांगने वाला आज खुद किसी की गंडासी से छांग दिया गया। दोस्तों, ये छोटी सी कविता थी। कुल मिलाकर इसके 15 भाग लिखे हुए हैं, जिसमें माता, पिता, बहन जो कि गर्भवती है, काल्पनिक है सारा मसला, एक भाई है जो कहीं दूसरे शहर में कोचिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसकी मंगेतर है जिसका रिश्ता, जिसकी सगाई तय की जा चुकी है, गांव के पड़ोसी हैं, लुहार हैं, उसके दोस्त हैं, और एक दो उसकी पड़ोस की भाभियां हैं। उस सब को एक एक टॉपिक पर हमने बात करते हुए 15 भाग लिखे हैं। रोज एक भाग आपको देने का प्रयास किया जाएगा। संभवतः हर रोज 15 दिन में ये पूरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। और एक शहीद की खिदमत में, उसकी सेवा में, उसके चरणों में नमन है हमारा। धन्यवाद।